तो देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। अब उससे आगे बढ़ते हुए हमने, याद करो, आपको पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकलवाई थी, है ना? याद होगा आपको, शायद इक्वेशन नहीं है तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके कुछ फॉर्मेट और हैं, मतलब कुछ सवाल और आते हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थोड़ी अलग टाइप से यूज की जाती है। मतलब इसके कुछ और भी फॉर्म है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के, जो आपने पहली इक्वेशन देखी उसके अलावा, है ना? तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या फिर अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना? जो आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो अलग अलग सवालों में आपको ध्यान देना पड़ेगा, इनको अलग अलग तरीकों से यूज करना है ना। कैसे यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेजेक्टरी, अब आपको याद है ही कि जब हम पार्टिकल को फेंकते हैं बच्चों, मान लीजिए u स्पीड से, है ना, तो पार्टिकल पैराबोला करेगा अगर उसको एंगल पे फेंकेंगे, पैराबोलिक पाथ लेता है, ये सब हमने प्रूफ किया है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो जब आपने पार्टिकल को ऐसे फेंका तो बच्चों पार्टिकल कुछ इस तरीके का ट्रेजेक्टरी लेते हुए जाता है ना। तो उसका एक मैक्सिमम हाइट भी होता है जो कवर करते हुए जाता है, एच मैक्स, है ना। ये सब हम वैल्यूज निकाल चुके हैं। अच्छा, इसको u से फेंका, मान लीजिए एंगल थीटा से, तो जो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, ये हमने निकाली हुई है ना बच्चों, पहले ही निकाली हुई है। तो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ उसको लिख रहा हूँ, फिर अदर फॉर्म की हम बात करेंगे। तो आपने इक्वेशन देखा होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, जो कि मैंने कहा था बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो इस तरीके से। अब जरा इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में देखो बच्चों, ये आपकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है फर्स्ट फॉर्म है ना। तो इसमें y और x के बीच में रिलेशन है, वो हमें बात समझ में आती है। अच्छा, ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या बताती है आपको? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है और y की मैक्सिमम पावर 1 है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि y को फिक्स कर दिया जाए, मतलब y की एक कांस्टेंट वैल्यू ली जाए किसी भी y पर, तो आप देखो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इन x हो जाएगा। आप खुद सोचो ना, अगर y एक हाइट, मैं मान लूं कि y को फिक्स कर दिया किसी भी h हाइट के लिए, है ना, यहाँ पे y को आप फिक्स कर दो, मतलब y की एक वैल्यू फिक्स कर दो, जैसे किसी हाइट h को मुझे निकालना है, तो आपने y की वैल्यू फिक्स कर दी ना, y इज इक्वल टू h हाइट हो गया। तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर मैं y को फिक्स कर दूं, y इज फिक्स्ड और वो इक्वल्स टू h है, तो फिर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसी दिखाई देगी आपको? आपका ये जो y है ये तो एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको आप लिखोगे h इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो बच्चों ऐसा चीज हो गया, अब इसको इधर ले जाओगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। जब आपने y को फिक्स कर दिया, x वेरिएबल है, तो आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन गया है। दिस इक्वेशन बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ये x में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का मतलब क्या है कि उसके दो सॉल्यूशंस हैं। अगर x में क्वाड्रेटिक बन गई है बच्चों, तो x के दो सॉल्यूशन है, x की दो वैल्यू आएंगी, एक x1 एंड x2। अब ये x1 x2 क्यों आएंगी आप खुद सोचो। ये दो सॉल्यूशन इसलिए आ रहे हैं इसमें क्योंकि एक्चुअली में जो y इक्वल्स टू h है ये दो जगहों पे हो रहा है। देखो बच्चों, रियलिटी में जो h हाइट अचीव करेगा पार्टिकल वो दो x पर करेगा, इसलिए ये इक्वेशन ही बता रहा है कि क्वाड्रेटिक इन x बन जाएगा और वो दो सॉल्यूशंस देगा, ये x1 और ये x2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये x1 और x2 है ना। तो आप इतना याद रखेंगे कि जब आप y को फिक्स कर देते हो, y की कोई वैल्यू को फिक्स कर देते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनता है और उसके दो वैल्यूज आती हैं और वो लॉजिकल भी है, यहाँ दो सॉल्यूशन आ भी रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने y की क्या वैल्यू ली है, कि वाकई में उसके दो सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आप ध्यान से देखो तो इसकी भी कंडीशंस हैं। अगर मैं वो लिखना चाहूं
तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, है ना। अब कंडीशंस क्या है, कंडीशंस फॉर डिफरेंट सोल्यूशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों, कंडीशन फॉर डिफरेंट सोल्यूशंस, है ना, कंडीशन फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो अगर हम डिफरेंट सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें क्या कंडीशन है आप देखो, तो इसमें 3 केस बनाए जा सकते हैं। आप ध्यान से देखें तो भाई जो y है, अगर वो h मैक्स मैक्सिमम हाइट से छोटा है, मतलब मैक्सिमम हाइट से छोटी कोई भी वैल्यू हो, उस पे 2x की वैल्यू जरूर आएंगी। y की वैल्यू बच्चों कितनी भी छोटी हो, अगर h मैक्स से छोटी है तो उसके 2 सॉल्यूशन है। लेकिन मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू आपने h मैक्स ले लिया, तो फिर उसमें एक ही सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन नहीं होगा, ये रेंज बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रेंज का हाफ फिर मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो x का फिर एक ही सोल्यूशन आएगा, यहाँ पर 2 सॉल्यूशन नहीं आएंगे जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक नेगेटिव आएगा या फिर सोल्यूशन नहीं बनेगा, एक ही सोल्यूशन बनेगा यहाँ पर, है ना। और अगर y की वैल्यू मैक्सिमम हाइट से छोटी है तो फिर 2 सॉल्यूशन बनेंगे, क्योंकि 2x की वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन अगर आप y की वैल्यू ग्रेटर देन h मैक्स कर दें तो फिर बेटा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये इक्वेशन आपको कोई सॉल्यूशन नहीं देगी, इमेजिनरी नंबर्स देगी फिर आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो कंडीशंस फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट, अगर मैं बोलूं कि जो आपने y की वैल्यू फिक्स की है, अगर वो ग्रेटर देन h मैक्स कर दोगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनने वाला, नो सॉल्यूशन, क्योंकि y प्रोजेक्टाइल कभी h मैक्स से ऊपर गया ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, इमेजिनरी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। फिर सेकंड, आपका केस है कि अगर y जो इक्वल्स टू है वो h मैक्स के बराबर है, तो ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो बच्चों आपका एक ही सॉल्यूशन है जो पॉसिबल है, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। हाँ, आपको 2 सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब y इज लेस देन h मैक्स होगा, तब बच्चों आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना, देन 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो 2 सॉल्यूशंस तब पॉसिबल है ना। तो आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि कब एक सॉल्यूशन मिलेगा, कब 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, और कब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। तो इस बात का आपको याद रखना है बच्चों, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लेना। वैसे मैक्सिमम केस में y इज लेस देन क्या होता है, h मैक्स ही होता है, तो आपको 2 सॉल्यूशन मिलते मिलते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, और वहां पे फिर मैं आपको सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताता हूँ और उसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। अब ये सेकंड फॉर्म क्या कहता है, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जैसे अभी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो हमने पहले भी निकाली हुई थी, उसका क्या फॉर्मूला था बच्चों, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यही हमने फॉर्म पढ़ा हुआ है। अब एक काम करें जरा, ये कॉस 1 बाई जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको आप सेक स्क्वायर थीटा भी ले सकते हो। तो y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा फिर हमें, जी एक्स स्क्वायर बच्चों डिवाइड बाई 2u स्क्वायर। अच्छा, ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कहा, आप ऊपर लेके देखो तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आप समझे इस बात को, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों, क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर, और सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसमें एक बात देखें, जैसे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको निकल के आएगी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस इक्वेशन को कहा जाता है सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इसमें मैं कर क्या रहा हूं, करने क्या वाला हूं वो देखो आप, कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा प्रोजेक्टाइल है, जैसे आपको बताया गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और मैंने यहां पर एक पॉइंट
फिक्स कर दिया तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x, y। तो आपके बच्चों दोनों चीजें फिक्स हो गई, x भी फिक्स हो गया और y भी फिक्स हो गया। मतलब x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू है भाई, ये वाली वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू है y, और ये वाली वैल्यू भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है x। ये अब फिक्स हो चुके हैं ना, आपने जैसे इस कोऑर्डिनेट को फिक्स किया तो आपके x एंड y जो है वो फिक्स हो चुके हैं बच्चों। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं इफ x एंड y आर फिक्स्ड, अगर हम इनको फिक्स्ड कर दें तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कोई भी आप वैल्यू ले लो। आप तो ये ले लो कि ये जो कोऑर्डिनेट है भाई ये आपका a, b है, मतलब x की वैल्यू फिक्स हो गई a और y की वैल्यू फिक्स हो गई b। अब ये वेरिएबल्स नहीं है, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, b हैं, तो वो फिक्स हो चुके हैं। और अगर फिक्स हो चुके हैं तो अब आप इस इक्वेशन में लिखो जरा, देखो y की जगह b लिखो तो ये हो जाएगा b इंटू टेन थीटा माइनस, यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो a टेन थीटा, x की जगह a है ना, तो जी ए स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट हो गया है, अपॉन 2u स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, और 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों फिर यहाँ पे वेरिएबल क्या रहा है, आप जो पार्टिकल फेंकोगे उसमें एंगल चेंज कर सकते हो, बाकी सब फिक्स है, x, y फिक्स है, x और y फिक्स हो गया, सब कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, u स्पीड आपने चेंज नहीं कर सकते हो तो स्पीड आपकी कांस्टेंट हो गई। तो सिर्फ वेरी क्या हो सकता है, एंगल, एंगल, एंगल। तो आप इस पूरी इक्वेशन को देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सिर्फ थीटा वेरिएबल, तो टेन थीटा में स्क्वायर आ रहा है। मतलब अगर मैं टेन थीटा को कोई वेरिएबल मानूं तो टेन थीटा के बच्चों दो वैल्यूज आएंगी यहां से सॉल्व करने पे। मतलब ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ये क्वाड्रेटिक इन थीटा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेन थीटा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इतना समझना पड़ेगा भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा को कोई वेरिएबल मान लूं u, तो ये ए यू प्लस वन प्लस यू स्क्वायर, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इंटू यू स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे करोगे ट्रांसपोज तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देगी, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेन थीटा है। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टेन थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी, टेन थीटा की बच्चों दो वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि आपको थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी। अगर टेन थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी तो थीटा की भी तो दो वैल्यूज मिलेंगी, मतलब थीटा वन एंड थीटा टू, यू गेट टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे बढ़िया सवाल बनते हैं, ध्यान से समझे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अगर एक स्पीड u से फेंकते हो बच्चों तो ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो सकते हैं किसी एक पॉइंट को हिट करने के। एक तो वो ऐसे हिट कर सकता है कि डायरेक्ट उसको जाके हिट करे, तो ये आपका एंगल हो गया थीटा वन जो यहां से निकल के आएगा। और दूसरा एक और एंगल है जिससे आप अगर u से फेंकोगे थीटा टू से, तो ये जाके फिर ये ऐसे हिट करेगा, देखो ये मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद फिर आके हिट करेगा। मतलब ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाते हैं इसमें, कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे सेम कोऑर्डिनेट को हिट कर सकता है। ये इक्वेशन ये बता रही है, ये समझाना था मैं मेरे को आपको, है ना। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर फिक्स है स्पेस में और स्पीड अगर फिक्स है तो आप ये समझ लें कि वहां पे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से हिट किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट हिट कर सकते हो आप, और एक जब आपने फेंका तो पार्टिकल आते हुए हिट कर सकता है, वो एक अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो ऐसे दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पॉसिबल है फॉर हिटिंग द सेम कोऑर्डिनेट जब x और y आपके फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेन थीटा है, और टेन थीटा में क्वाड्रेटिक का मतलब थीटा में क्वाड्रेटिक होना, यानी कि दो एंगल्स मिलना। टेन थीटा की दो वैल्यूज मिलेंगी, उनको सॉल्व करोगे तो दो एंगल्स मिलेंगे, थीटा वन और थीटा टू। तो ये थीटा वन और थीटा टू आपको ये बता रहे हैं कि किसी भी एक पोजीशन को हिट करने के लिए वी हैव टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा वन एंड थीटा टू, दो पॉसिबल प्रोजेक्शन हो सकते हैं उसको हिट करने के। तो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको क्लियर होगा और समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, हमने सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बना लिया। तो आपको कब कब क्या यूज करना है, देखो जब आपको y पूछा हो, y अकेला फिक्स किया हो, हाइट के लिए पूछा हो कि x की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहिए जब x और y में रिलेशन देख रहे हो। लेकिन अगर x और y दोनों फिक्स कर दिया हो और आपसे बोला जाए कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे वो हिट करेगा, तो फिर वहां पे दो आंसर हो सकते हैं, ये याद रखना है आपको।
सेम स्पीड पर, है ना। तो फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन थीटा यूज करना पड़ेगा, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब एक और फॉर्म है, उसको कब यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम इसको बोलेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको भी देखें बच्चों, इसको भी लिखें जल्दी से, है ना। देखो कैसे, अभी हमने जो मेन फर्स्ट फॉर्म है, जो अपनी मेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वहीं से दोनों आती हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप इसको लिखें एक्स टेन थीटा, जो मेन हमारा फॉर्मूला था, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें और देखें तो एक आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल जाएगा। वंस अगेन कैसे मॉडिफिकेशन करना मैं आपको बताता हूँ। तो जी एक्स स्क्वायर है, ये 2u स्क्वायर जो है कॉस स्क्वायर थीटा को जरा आप ऐसे लिख लो, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। और एक काम और करो इस इक्वेशन में, मतलब ये माइनस साइन के साथ है ना, माइनस साइन के साथ जो कंपोनेंट है ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, इसके साथ एक बार साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा का डिवाइड करो। किसी भी टर्म में अगर हम सेम चीज का मल्टीप्लाई कर दें, सेम चीज का डिवाइड कर दें, तो उस टर्म को कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये बेसिक मैथ्स आप जानते हो, है ना, बचपन से करते आ रहे हो ऐसा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं लिख लेता हूँ टेन थीटा, डिवाइड बाई, बचा क्या है यहाँ पर, अब देखो तो ये यू स्क्वायर बचा है, और टू को मैं कॉस के साथ लिख रहा हूँ, टू कॉस थीटा। देखो एक कॉस थीटा साइन थीटा के साथ यूज हो चुका है, एक ही कॉस थीटा बचा है और एक साइन थीटा बचा है, तो टू साइन कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का नियम जानते हो भाई, तो इसको वापस लिखते हैं। अब देखो यहां से एक काम करो, एक्स टेन थीटा कॉमन आ सकता है, तो उसको आप कॉमन ले लो, एक्स टेन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा वन, माइनस, बच्चों मैं जी को इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूं, ऐसा कर सकते हैं ना, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, है ना। और एक्स टेन थीटा तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स, एक एक्स और टेन थीटा तो बाहर आ चुका है, और जी को मैं इसके नीचे ले जा रहा हूं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर टू कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ जरा आप, और डिवाइड बाई जी। देखो जी ऊपर था, लेकिन उसको मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले गया, नीचे ले गया, है ना। अब ये चीज आपको देखी देखी सी लगी है, लग रही होगी बच्चों, ये यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी क्या चीज है, ये हमने पढ़ा था, दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तो प्रोजेक्टाइल का रेंज होता था बच्चों, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन फॉर्म ऑफ रेंज हमने निकाल ली है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको बुक्स में जो है जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको रेंज गिवन होता है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पूछा जाता है, तो बच्चे फालतू में उसको सॉल्व करते हैं, जबकि आपके पास अगर डायरेक्ट रिलेशन है रेंज का, तो आप डायरेक्ट उसको निकाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। इसलिए ये फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी याद रखें। ये होगा एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई रेंज आर, तो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y in terms of x and r is the range of the projectile, है ना। तो कई बार ये अच्छे सवालों में यूज हो जाता है, तो उस समय आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज करें जो रेंज वाली है, रेंज पे डिपेंडेंट होती है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री समझ में आई होंगी, और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी क्लियर होगा। देखो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो इसमें बोला गया वॉल ऑफ 4 मीटर हाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से प्रोजेक्शन किया जा रहा है वहां से 4 मीटर की दूरी पर है, उसकी हाइट भी 4 मीटर है वॉल की। फिर बोला गया अ बॉल इज थ्रोन विद सम वेलोसिटी एट एन एंगल, किसी एंगल पे वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, सच दैट बॉल जस्ट क्रॉसेस द बॉल, मतलब जो बॉल है वो दीवार को जस्ट क्रॉस करती है, आफ्टर क्रॉसिंग बॉल ट्रेवल्स 40 मीटर डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 मीटर कवर करती है, और फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपको बताना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, बॉल को जिससे फेंका गया है, और उसकी स्पीड क्या है। तो चलिए ठीक है भाई,
निकालते हैं बच्चों। तो ये सिचुएशन है, अगर हम यहाँ पे इस सिचुएशन को ड्रॉ करें तो देखो ये सिचुएशन है, ये मान लो ग्राउंड है बच्चों, और ग्राउंड है तो ये आपकी वॉल है, और मान लो यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, ये दीवार है। अच्छा, ये दीवार जो है ये 4 मीटर की हाइट की है, और ये है भी यहाँ से 4 मीटर पे। तो आप ध्यान से देखो, अगर आपको ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता है तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा तो आप निकाल सकते हो ना बच्चों, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो आप निकाल सकते हो। देखो ये ट्राइंगल में अगर आप देखें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप सॉल्यूशन करेंगे तो टेन, मान लो थीटा वन, तो टेन थीटा वन इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, तो 4/4, तो ये आ जाएगा बच्चों 1, तो थीटा वन जो है वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट जो आपने ये निकाला ये गलत है आंसर, 45 डिग्री ऐसे नहीं निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये कैसे हो सकता है भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो आपने निकाला ये तो हाइपोटेनस बना दिया, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, इसको ऐसे थोड़ी ना प्रोजेक्ट किया गया होगा। पार्टिकल का जो पाथ होता है वो तो कर्व पाथ होता है ना भाई, तो पार्टिकल को कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया होगा यू से, जो एंगल थीटा है, कि ताकि वो इसको जस्ट ऐसे क्रॉस कर पाए, और इसको जस्ट क्रॉस करके वो इस तरीके से यहां जाके गिरता है। ये ऐसी सिचुएशन है, ये सिचुएशन थोड़ी ना है, तो ये आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं बोल सकते हो, ये तो हाइपोटेनस आपने बना ली डायरेक्ट, ये तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल का तो बच्चों ये तो होगा ही नहीं ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये अलग एंगल है, ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल साथ निकाल दिया जो ये आप बता रहे हो थीटा वन, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ी ना है। वो तो आपको पता है कि पैराबोलिक पाथ होगा, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, ये ऑप्शन में होता है बच्चे इसको टिक करके आ जाते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं निकालना है। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये कि उसने ये बोला है कि जब वो जस्ट क्रॉस करता है इस बॉल को तो हॉरिजॉन्टल में और कितनी दूरी कवर कर रहा है वो 14 मीटर, यानी आपको इनडायरेक्टली उसने रेंज बता दिया है। तो जो प्रोजेक्टाइल का रेंज है वो 18 मीटर है। तो आप क्या करो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप क्यों ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करो जिसमें आपको रेंज पता होती है, उसमें एंगल आता है ना टेन थीटा आता है, तो हमें पता चल जाएगा। अभी हमने पढ़ा थर्ड फोर्थ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। तो वहां पे आप लिखोगे तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ी है बच्चों, y इज इक्वल्स टू कितना भाई x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अब जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है 4,4, इस वॉल को जब जस्ट क्रॉस कर रहा है तो x भी 4 है और y भी, मतलब इस ट्रेजेक्टरी में एक पॉइंट ऐसा है जो 4,4 है जहां से ये बॉल पास कर रही है, तो x और y की 4 और 4 वैल्यूज रख दो आप 4,4 से, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा थीटा। तो y की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 4 tan थीटा 1 माइनस 4 अपॉन रेंज जो है बच्चों वो 18, तो यहाँ से 4 और 4 गया, यहाँ से 2 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, तो देखो कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा 9 माइनस 2 7/9, तो जो tan थीटा है वो आपका आ गया 9/7। और देखो ये एंगल 45 से बड़ा होना चाहिए, बता रहा है, देखो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब tan थीटा जो थीटा है वो 45 डिग्री से ज्यादा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना तो थीटा की वैल्यू जो है एक्चुअल वो आएगी tan इनवर्स 9/7। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो निकाल लिया भाई, अब हम क्या निकालेंगे, u इनिशियल स्पीड भी तो निकालना है, फाइंड द स्पीड। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको देखो रेंज तो दिया ही है, तो रेंज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो रेंज इज इक्वल्स टू 18 मीटर, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर आपको पता है ध्यान से तो आप ऐसा करो कि वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। कौन सा,
रेंज का 2ux uy बाई जी वाला फॉर्मूला है ना बच्चों। तो आप उसमें वैल्यूज निकाल पाओगे। इक्वल्स टू आपको 80 इनपुट करना है। तो देखो ux और uy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, हम एक काम करते हैं ना। तो ux की वैल्यू है u cos थीटा। अब थीटा तो ये है भाई। अब tan थीटा हमें पता है, cos थीटा कैसे निकालेंगे, वो तो पता ही नहीं ना। तो tan थीटा निकालने के लिए, क्योंकि हमें tan थीटा पता है, तो tan थीटा से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। देखो tan थीटा जो है वो 9/7 है। तो एक काम करें बच्चों, आप ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया करो। आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? अगर इसको थीटा मान लें तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 9 और बेस हो जाएगा 7। तो जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा इन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √9 का स्क्वायर तो ये 81, 7 का स्क्वायर तो 49। तो ये कितना बचेगा हाइपोटेन्यूस, √ओवर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 130, है ना। देख लो, हाँ 130 आएगा। तो √130 हाइपोटेन्यूस हो गया। अब cos थीटा यहां से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा u cos थीटा। cos थीटा क्या है बच्चों यहाँ पर, बेस 7 अपॉन, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन √130। तो ये आपका ux आ गया। uy आप जानते हो u sin थीटा, तो u sin थीटा की वैल्यू भी यहां से निकाल लो, 9 बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 9 अपॉन √130। तो ये भी लिख लिया। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करो आप, तो 2ux विच इज u इंटू 9 बाई √130 बाद में लिख लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई u वाई u cos थीटा, तो इंटू, ये सब इंटू में चल रहा है, 7 डिवाइड बाई g तो है ही, लेकिन इसके √30 और √30 भी मल्टीप्लाई हुए, तो मल्टीप्लाइड बाई √130 और मल्टीप्लाइड बाई √130, है ना, 7/9 तो दोनों लिखा गए 18। तो ये 18 और 9 और ये 2, तो बच्चों ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे कितना बचा देख लो आप, ये u इंटू u स्क्वायर बचता है, और ये g जो है इसको 10 ले लो तो वो 10 ऊपर चला जाएगा, इंटू 130, रूट हट जाएगा, तो ये 10 इंटू 130 हो जाएगा, डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। तो बच्चों कितना आंसर आएगा, तो u इसका रूट हो जाएगा, तो 10 इंटू 10, तो 10 तो बाहर आ जाएगा, और अंडर √13/7 बचेगा मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इस सवाल को कैसे करना है। ये गलती नहीं करनी है आपको। ये अलग थीटा है जो आप इससे निकालोगे, है ना। एक्चुअली में एंगल ऑफ पोजीशन अलग है, क्योंकि वो कर्व्ड पाथ लेता है, तो ऐसे नहीं निकालना है ना, ये गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया। तो इस टाइप के सवाल अब आपसे बनने चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपको मान के चलिए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपका ये y एक्सिस है और ये बच्चों x एक्सिस है। यहाँ से आपने एक पार्टिकल को फेंका तो वो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कर रहा है ना, ये तो हमें पता है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये u है, और ये आप एंगल जानते हो, ये एंगल होता है थीटा। ठीक, ये एंगल थीटा से आपने प्रोजेक्ट किया, u रफ्तार से प्रोजेक्ट किया, तो ये इस तरीके से पाथ लेगा और जाएगा। अब क्या है कि इस प्रोजेक्टाइल के पाथ में, ये जो पैराबोलिक पाथ है, इस पाथ में आप कोई भी पॉइंट लो, मान लो कोई पॉइंट P है, किसी पाथ में किसी भी जगह पे आप पॉइंट ले सकते हो। तो जहां पे इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फेंका गया है, वहां से इस पॉइंट को जोड़ो स्ट्रेट लाइन से, और जहां पे वो टकरा रहा है फाइनली, वहां पे स्ट्रेट लाइन से जोड़ो। तो ये जो एंगल बना रहा है बच्चों, लेट सपोज ये एंगल अल्फा है, और जहां पे वो टकराया है फाइनली वो एंगल मान लीजिए बीटा है, और इसने जो रेंज कवर की है वो आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि रेंज जो कवर की है वो है r, और कोई पॉइंट ये बच्चों P है ना। तो ये आपका अल्फा एंगल, ये आपका बीटा एंगल, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है देखो, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल थीटा है।
तो ये पॉइंट आप पाथ में, पूरे पैराबोलिक पाथ में कहीं भी ले सकते हो। यहाँ पे ले लिया तो मैंने ऐसे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया, ये एंगल अल्फा बना लिया, ये एंगल बीटा बना लिया, और रेंज जो है वो आर। तो सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, बोला जा रहा है प्रूव दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो आपको ये जो इक्वेशन है बच्चों, इसको प्रूव करना है। tan अल्फा प्लस tan बीटा ये किसी भी पॉइंट पे वैलिड है, यहाँ से भी कोई एंगल होगा, यहाँ एंगल होगा, तो किसी भी पॉइंट पर ये वैलिड है। जो भी एंगल अल्फा बनेगा बीटा बनेगा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू tan थीटा होता है। अब इसको प्रूफ करना है, तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। तो अब इसका सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप बच्चों एक काम करो कि हमें पहले हम LHS के बारे में देखते हैं। LHS के लिए हमें tan अल्फा और tan बीटा निकालना पड़ेगा। तो एक काम करो, P के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लो कि x, y। P के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, मान के चलिए x, y। तो आपको पता है कि ये जो y वाली वैल्यू है ये है, जो y में उसका डिस्टेंस है, और जो x में जो दूरी है वो x हो जाएगा बच्चों। तो ये बची हुई दूरी कितनी हुई, ये टोटल तो रेंज है, तो अगर ये x है तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स, r माइनस एक्स, है ना। ये तो हमें समझ में आता है भाई। तो हम यहाँ से अगर हम tan अल्फा लिखना चाहें तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं बच्चों, देखो tan अल्फा, तो ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल से देखो आप, tan अल्फा हो जाएगा y अपॉन एक्स, तो y बाई एक्स लिख लो। फिर एंड आप tan बीटा भी लिख सकते हो बच्चों। tan बीटा कितना हो जाएगा, देखो tan बीटा ये इस वाले ट्राइंगल से देखो, तो हो जाएगा y अपॉन r माइनस एक्स, तो y अपॉन r माइनस एक्स। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे लिखा tan अल्फा। तो अगर हम इस इक्वेशन का LHS लें, तो ये जो tan अल्फा है, LHS जो है वो तो कितना है बच्चों, tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना। tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो इन दोनों को जरा ऐड कर दो, तो अल्फा है y बाई एक्स प्लस tan बीटा जो है वो है y अपॉन r माइनस एक्स। अच्छा बच्चों, अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये r माइनस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये r इंटू वाई माइनस r इंटू एक्स, और ये प्लस x इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये y इंटू एक्स, सॉरी मैंने r से मल्टीप्लाई किया तो y इंटू आर, और ये y से मल्टीप्लाई करना था ना, तो माइनस y इंटू एक्स, और यहाँ x मल्टीप्लाई हुआ तो y इंटू एक्स, प्लस में आ जाएगा अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स, नीचे बचेगा तो y माइनस एक्स और प्लस वाई एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो आपका LHS का टर्म है वो फाइनली कितना आ जाएगा, देखो आप बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आर वाई बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो चलिए ये आपका LHS आ गया। अब प्रूफ करना है tan थीटा के बराबर, तो RHS निकालते हैं। अच्छा बच्चों, किसी भी पॉइंट पर x और y के रिलेशन जो दिया होता है रेंज के रेस्पेक्ट में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो वाला फॉर्मूला हम जानते हैं ना, तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज। तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ रेंज क्या होती थी बच्चों, याद होगा आपको, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा वहीं आता था ना, तो टेन थीटा में वहीं से मिलेगा टेन थीटा, और ब्रैकेट में आता था 1 माइनस एक्स अपॉन आर, है ना, अगर याद हो आपको। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो बच्चों कि यहाँ से आप इसको और सॉल्व करो, तो ये जो हो जाएगा, मतलब इसको इक्वल्स टू करेंगे तो ये एक्स टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई, अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स अपॉन आर। अब देखो ये y के मल्टीप्लाई करो, टेन थीटा की वैल्यू निकालो जरा आप, तो टेन थीटा इज अवर RHS, है ना, ये तो आपको पता है। तो टेन थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, देखो भाई x, ये r ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू वाई हो जाएगा, ये डिवाइड बाई x इंटू आर माइनस एक्स, नीचे डिवाइड होगा y के, तो ये हो जाएगा x इंटू आर माइनस एक्स। तो देखो बच्चों, ये RHS की वैल्यू आ रही है टेन थीटा, और ये LHS की वैल्यू आ रही है, दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों कैसे हैं बच्चों, इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू LHS। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारी इक्वेशन बच्चों प्रूफ हो गई।
तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे प्रूफ किया है। तो देखिए बच्चों, और क्वेश्चन हम करते हैं। तो मैंने आपको जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, कि जैसे कोई भी आप प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं बच्चों, है ना, जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, तो ये प्रोजेक्टाइल का कुछ इस तरीके से पाथ है ना, इस तरीके से कुछ पाथ है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट है, तो हम एच मैक्स लिख लेते हैं ना, ये पाथ जब होता है। ठीक, तो मैंने इसमें एक चीज बताई थी कि अगर आपको किसी भी हाइट के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपकी कोई हाइट है वाई, लेकिन ये जो वाई है अगर ये लेस देन एच मैक्स है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों उसके दो सॉल्यूशन आते हैं, याद होगा आपको, दो सॉल्यूशन आते हैं। अगर y को आप फिक्स कर दोगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में एक्स स्क्वायर का मतलब आपका क्या बनता है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। तो वहां पर इसके दो सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि y जो है वो दो बार ऐसा होता है। एक कब होता है बच्चों, जब x की वैल्यू x1 होगी, और दूसरे बार जब y होगा नीचे आते हुए, तो ये भी y है। तो ऐसा होगा जब x की वैल्यू x2 होगी, इसका मतलब x के दो सॉल्यूशंस हैं, है ना, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो यहाँ पे वही बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि दो सॉल्यूशन है, y इज लेस देन एच मैक्स है, तो दो x पर ऐसा हो रहा है, एक x1 और एक बच्चों x2। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो डिफरेंस है x2 माइनस x1, ये वाला डिफरेंस, इसकी क्या वैल्यू है। ये भी एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको निकालना है कि जो डिफरेंस है x2 माइनस x1, यानी कि x एक्सिस में वो दो बार जो y को गेन कर रहा है, तो x में वो कितनी दूरी कवर करेगा, x2 माइनस x1, वो आपको बताना है। तो ये आपको सवाल दिया गया है ना, तो इस सवाल का जवाब आपको बच्चों देना है। तो इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रखो y और x के फॉर्म में, क्योंकि x के दो सॉल्यूशन निकालने हैं ना। तो हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें पता है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। अगर यहाँ पे u से फेंका गया है और ये एंगल थीटा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा इज इक्वल माइनस बच्चों जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, लेकिन y फिक्स हो गया तो आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, y की वैल्यू फिक्स कर लो। मान लो कोई हाइट h है, तो ये हाइट h जो लेस देन एच मैक्स है, तब आपके ये दोनों वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे y की जगह आप h भी लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे h लिख दूं तो ये कितना होगा। अच्छा बच्चों, ये एंगल की वैल्यू जब आपसे ये सवाल सॉल्व करा जाएगा तो ये एंगल की वैल्यू आपको देते हैं। तो लेट सपोज क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है ना, तब इसको सॉल्व कर पाओगे आप। तो एंगल की वैल्यू आपको देंगे, तो 45 डिग्री पर आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, x2 माइनस x1, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम tan 45 लिखेंगे, तो tan 45 की वैल्यू हो जाती है बच्चों 1, है ना। तो tan 45 1 हो गया, तो मल्टीप्लाइड 1 बाई 1 हो जाएगा। फिर माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो ये जी एक्स स्क्वायर कर दो भाई, नीचे 2u, तो ये 2u स्क्वायर। अच्छा cos 45 का स्क्वायर तो बच्चों 1/2 होता है, मतलब 1/√2 होता है, लेकिन उसका स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आता है। तो यहाँ से 2 और 2 ये जो है बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो आप कितना बचा, आप देखो यहाँ पर, एक काम करो, इसको आप उठा के इधर ले आओ सबको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा g अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस ये इधर आएगा तो माइनस इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, और h तो पहले से था ही, तो प्लस h इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बच्चों, x में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x ये आपका हो गया a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो -1 है, और c जो है उसकी वैल्यू h है ना। ये आपको आइडेंटिफाई करना आता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे अब इसको लगाओगे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो दो रूट्स निकालने के लिए, मतलब x को सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी, x1 और x2। तो जो आपको x1, x2 की वैल्यूज मिलेंगी वो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस रूट ओवर
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना बच्चों, ऐसे आप निकाल सकते हो। और फिर x2 माइनस x1 कर देना तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस से जाओगे तो बहुत लेंदी चला जाता है, इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ सॉल्व करते समय। इस फॉर्मूले से मैं सॉल्व नहीं करता इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है, उसका यूज कर लेते हैं हम। हमें तो x1 माइनस x2 माइनस x1 चाहिए ना। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर दो रूट्स आपको पता है x1 और x2, या अल्फा या बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सीखा होगा कि x1 प्लस x2 मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स का जो सम होता है बच्चों, वो माइनस b अपॉन a होता है, अगर आपको पता हो तो वो हम यूज कर लेते हैं और x1 प्लस x2 की वैल्यू निकालते हैं। मैं इस प्रोसेस से नहीं निकाल रहा हूँ x2 माइनस x1, मैं यहाँ पे दूसरी प्रोसेस से निकाल रहा हूँ। तो मुझे कुछ प्रॉपर्टीज पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ। अगर आप दोनों रूट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम करोगे तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है हमेशा, है ना। ये मैंने बेसिक मैथ्स में भी सिखाया था आपको। तो b की वैल्यू है यहाँ पे -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा। और a की वैल्यू है g अपॉन यू स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बच्चों ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। मतलब x1 प्लस x2 की वैल्यू हमें मिल गई यू स्क्वायर बाई जी, है ना। तो एक वैल्यू मिल गई। अच्छा, अगर आप दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर दोगे x1 मल्टीप्लाइड बाई x2, ये भी हम निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला बच्चों आपको पता है c अपॉन ए, c अपॉन ए होता है, अगर आपको पता हो तो c की वैल्यू है h, तो h अपॉन a, तो h अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर, तो जी अपॉन यू स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया एच यू स्क्वायर अपॉन जी, एच यू स्क्वायर अपॉन जी। देखो ये हमने निकाल दिया। फिर आप यहाँ पे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाएं। अगर आपको x1 प्लस x2 पता है, x1 डॉट x2 पता है, तो x2 माइनस x1 निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको जो लोअर क्लासेस हैं उसमें जरूर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ाई गई होगी बच्चों। इस केस में यहाँ पे मैथ्स का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे x1 माइनस x2 अगर आपको करना है, और उसका फॉर्मूला आपको किसके फॉर्म में चाहिए बच्चों, x1 प्लस x2 और x1 डॉट x2 के टर्म्स में, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों रूट ओवर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -4x1 डॉट x2। आप देखो करके देखो, इसको सॉल्व करके देखो। x1 प्लस x2 का अगर होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, और ये -4x1 x2 होगा, तो -2x1 x2 बचेगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा x2 माइनस x1, है ना। ये आइडेंटिटी अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही आइडेंटिटी बन जाएगी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको बचपन में सिखाई गई होगी मैथ्स में, कि अगर आपको x1 x2 पता है, x1 इंटू x2 पता है, तो आप x2 माइनस x1 बड़े आसानी से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। तो ये फॉर्मूला हम निकाल लगा लेते हैं बच्चों। x1 प्लस x2 हमें पहले ही पता है, और x1 इंटू x2 भी हमें पहले ही पता है। तो हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये x2 माइनस x1 की जो वैल्यू है, जो हमें रिक्वायर्ड है, वो कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u की पावर 4, स्क्वायर का स्क्वायर करना है ना, अपॉन जी स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू x2, तो 4 टाइम्स एच यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। देखो बच्चों ये आ गया आपका। अब आप चाहें तो यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी को कॉमन ले लो, तो जो x2 माइनस x1 का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो बच्चे डायरेक्टली याद कर लेते हैं कई बार, क्योंकि ये पूछा जाता है तो इसको टिक करना होता है, तो उसको ऐसे याद रख लेते हैं, वो इतना कैलकुलेशन नहीं करते हैं। मतलब कैलकुलेशन क्या नहीं करते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन नहीं पता होता बच्चों को, इस वाले से करते हैं तो बहुत लेंदी होता है, तो उसको याद करना प्रेफर करते हैं। बट मैंने आपको ये ऑल्टरनेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज से बता दिया सॉल्व करना, है ना। तो आपका सॉल्यूशन देखो कितना आसान हो गया, नहीं तो आप इससे करके देखना बहुत लेंदी हो जाता है। तो यू स्क्वायर बाई जी जो है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा यू स्क्वायर बाई जी माइनस, यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी कॉमन आ गया तो बचा -4h। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आप भी अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आपको मैंने आसान तरीका बता दिया इसको सॉल्व करने का, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आर्मी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, है ना, मिसाइल वगैरह से रिलेटेड।
तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो कि बच्चों एक सिचुएशन लेते हैं कि आप जानते हो जब वॉर वगैरह होता है तो जो आर्मी के जवान हैं जब वो वॉर लड़ते हैं या फिर फायरिंग वगैरह होती है तो वो सभी जहां से लड़ते हैं वहां पे एक बंकर क्रिएट कर लेते हैं। बंकर है ना, बंकर आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अपना कारगिल का युद्ध हुआ था तो कारगिल के युद्ध में हम लोग नीचे थे, है ना, और जो सामने वाली सेना थी वो पहाड़ पे थे, ऊपर थी, हाइट पे थी वो, है ना, जो पाकिस्तान की आर्मी थी, और हमारी आर्मी ग्राउंड पे थी। तो हम लोग क्या है कि बचने के लिए, अब आप क्या है ना कि आपको वैसे ही पता है कि हाइट वाले आदमी को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और ग्राउंड वाले आदमी को थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको मारने में। अच्छा, अब जितनी भी हाइट है उसकी कुछ, वो जो माउंटेन पे है या हाइट पे है उसकी कुछ तो हाइट होगी। लेट सपोज वो हाइट जो थी वो बी है, ऐसा मान लो, और ये बंकर है। अब बच्चों बंकर को तो मूव नहीं कर सकते ना, और बंकर से बाहर निकल के भी आप नहीं जा सकते लड़ने के लिए क्योंकि उसके तो डायरेक्ट रेंज पे, तो आपको वो मार देगा सामने वाला। तो मान के चलो बंकर की जो पोजीशन है वो फिक्स है माउंटेन से, लेट सपोज ये दूरी ए है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सामने वाला दुश्मन है उसका कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया बच्चों। मतलब वो, अगर हम बंकर को ओरिजिन माने तो उसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे तोप है इस तरीके से, है ना, तोप है बच्चों, तो हमें इस तोप से सामने वाली आर्मी को मारना है। और इस तोप से हमें ये पता चल रहा है ये जो तोप है वो मिसाइल जो छोड़ेगा वो तो प्रोजेक्टाइल करेगा ना, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, आपको उसको हिट करना कराना है कहां पर, ए कॉमा बी। लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा ना बच्चों कि हम इसको कितनी स्पीड से फेंकें कि वो यहां पहुंच जाए। अगर इसकी स्पीड बहुत कम है तो वो तो नीचे ही गिरता रहेगा, तो आप कितनी भी मिसाइल छोड़ दो कभी वो सामने वाले दुश्मन को हिट ही नहीं कर पाएगा ना। तो ये तो बड़ी दिक्कत है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप गोला बारूद बर्बाद कर रहे हैं कि आप पहले हिट करके देखेंगे 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 बार बार तो वो हिट करेगा। पहले आप ये देख लो कि मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए इसको हिट करने के लिए, उसके कोऑर्डिनेट्स में जब ए और बी आपके फिक्स हैं। अगर मिनिमम स्पीड से ज्यादा इस तोप की स्पीड है तो इसका मतलब ये दुश्मन को मार गिराएगा। और अगर इसकी स्पीड मिनिमम स्पीड से कम है कि इसको हिट कर पाता तो ये हमेशा यहां जाके गिरेगा, वो कभी भी ऊपर जाके दुश्मन को हिट नहीं करेगा। तो मिसाइल बर्बाद करने का कोई फायदा ही नहीं है, उस तोप को चलाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ये सारी कैलकुलेशन आर्मी वाले करते हैं, उनको सिखाया जाता है ये सब, और ये प्रोजेक्टाइल से ही रिलेटेड है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन ये बोला गया कि फाइंड द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू हिट द कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड द मिनिमम स्पीड, मतलब कम से कम स्पीड कितनी चाहिए ताकि वो उसको हिट कर पाए। मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, या फिर क्वेश्चन में मिसाइल लिख के आएगा तो टेंशन नहीं लेने का है। मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल सो दैट it can hit the coordinate a कॉमा b, है ना। वो तो बाद में वहां बोलेगा कि आपको दुश्मन को हिट कर पाएगा कि नहीं, वैसे सवाल आएंगे, लेकिन मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, कहीं से भी किसी भी चीज में पूछा जा सकता है मिसाइल के फॉर्म में। या फिर आपका मान लो कि ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में बोला गया कि भाई आग लग गई और ऊपर वाले पॉइंट पर ए कॉमा बी के फ्लोर पर आग लगी है, ऐसे भी सवाल पूछते हैं। आग लगी है तो इस आग लगाने के लिए जो फायर ब्रिगेड है वो इतनी दूरी पे खड़ा है, तो यहाँ से वो कितनी स्पीड से फेंकना चाहिए, मिनिमम क्या स्पीड होनी चाहिए। अगर फायर ब्रिगेड की मिनिमम स्पीड इससे कम होगी तो कभी भी पानी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, वो नीचे वाली फ्लोर्स पर आएगा, है ना। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कई सारे, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया। वो मिसाइल वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो फायर ब्रिगेड वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो इट कैन हिट द कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, तो आपको मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बताना है ना। तो बच्चों देखो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये क्या है कि इसकी स्पीड तो मिनिमम निकालनी है, लेकिन अगर आपकी एक मिनिमम स्पीड है तो आप इसका क्या चेंज कर सकते हो, बार बार एंगल। तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर ये
आप हिट कर सकते हो। और अगर आपको याद हो तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में एक और बात बताई थी कि किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट फिक्स होता है तो वहां पे जो आपका एंगल होगा, कोई भी एंगल, वहां पे दो एंगल पॉसिबल हो पाते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट को हिट करने के लिए। तो आपका जो थीटा में उसमें क्वाड्रेटिक बनती है, टेन थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाती थी। तो उस वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को पहले लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वो जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी वो आपको बताई गई थी कि ए वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर होता था ना बच्चों, जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी जब एंगल चेंज कर सकते थे, है ना। और आपका एक्स और वाई फिक्स होता था। देखो यहाँ पे एक्स और वाई फिक्स है, हाइट तो यही है, चाहे वो बिल्डिंग की हो, फायर ब्रिगेड के लिए, या हमारी आर्मी के लिए हो, दुश्मन के लिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वाई की जगह ए रख देंगे और एक्स की जगह बी रख देंगे। तो देखो आप थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर मतलब दो एंगल पॉसिबल हैं जिसपे हम इसको हिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो करते हैं जल्दी से, y की जगह b, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा x की जगह a, तो a टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों, है ना। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो आप ब्रैकेट ओपन कर दो भाई। तो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर एक काम करो आप, तो आप तो ये कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो और इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टू यू स्क्वायर वहां जाएगा, तो टू यू स्क्वायर बी आपका आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे टू स्क्वायर एलसीएम लिया है तो ये आ जाएगा टू यू स्क्वायर ए टेन थीटा। फिर यहाँ पे बच्चों जी ए स्क्वायर बचा, ये तो उधर चला गया, तो यहाँ जी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस जी ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस फिर बचेगा, और ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, है ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर क्या करो, इसको क्वाड्रेटिक बनाना, तो ये सारे टर्म्स को इधर ले आओ। तो जब इस सारे टर्म्स को यहाँ ले आओगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो जी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये वाला इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा टू यू स्क्वायर ए टेन थीटा, और ये इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस जी ए स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर बी, तो पहले से ही था। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिख रही है आपको टेन थीटा में। देखो ये जो वैल्यू है ये ए है, ये जो वैल्यू है ये बी है, और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये वैल्यू सी है, ये कांस्टेंट है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब आप खुद सोचो कि अगर इस क्वाड्रेटिक इसको अगर वाकई में ये हिट कर रहा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होने चाहिए वो रियल होने चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। अगर इमेजिनरी होंगे तो हिट कर ही नहीं पाएगा ना भाई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर इसको वो हिट कर पा रहा है, आपके रियल सॉल्यूशन होना चाहिए। और रियल सॉल्यूशन के लिए आपको पता है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो देखो बच्चों, जो अगर इसका रियल सॉल्यूशन है, वाकई में इसको हिट करना चाहता है, तो इमेजिनरी टर्म्स नहीं आने चाहिए, तो थीटा के रियल सॉल्यूशन आने चाहिए, टेन थीटा के। तो रियल सॉल्यूशन तो तभी आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, फॉर रियल सॉल्यूशंस डिस्क्रिमिनेंट डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। और डी का मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है बच्चों, ये सब आप जानते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि अगर वो रियल में हिट कर रहा है तो ये चीज वैलिड होनी चाहिए, है ना। थीटा की वैल्यू ये वैलिड होनी चाहिए, इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पे रखें, हम सारे टर्म जानते हैं, बी भी जानते हैं, सी भी जानते हैं, ए भी जानते हैं। तो बच्चों b का स्क्वायर करो, तो b का स्क्वायर हो जाएगा टू यू स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर यू की पावर फोर ए स्क्वायर, है ना बच्चों। और माइनस फोर ए सी, तो a की वैल्यू है जी ए स्क्वायर, और c की वैल्यू ये पूरी है, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम जी ए स्क्वायर प्लस टू यू स्क्वायर बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखो जो जो हट रहा है वो हटा लो। तो आप देखो बच्चों, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं हम, है ना। तो यहां से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, फोर कॉमन आ रहा है,
और ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 4a स्क्वायर कॉमन ले लो। अंदर कितना बचा बच्चों, u की पावर 4 माइनस ये बचेगा कितना बच्चों, 4a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो g से मल्टीप्लाई करो तो g इंटू जी, जी स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस और g का मल्टीप्लाई करो तो 2u स्क्वायर b इंटू जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा 4a स्क्वायर वहां नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो 0 हो जाएगा बच्चों, है ना, डिनोमिनेटर में जाके, तो उसको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। फिर इसमें देखो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। ये कितना बचा है वो देख लेते हैं पहले, u की पावर 4 माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये माइनस 2u स्क्वायर b इंटू जी। इसमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 2u स्क्वायर बी जी है, तो इसको जरा क्वाड्रेटिक बना लो आप। तो एक काम करो, मतलब क्वाड्रेटिक मतलब होल स्क्वायर की फॉर्म में बना लो, तो आसानी से आ जाता है फिर। तो ये हो जाएगा u की पावर 4 माइनस, मैं पहले इसको लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बी इंटू जी और माइनस आपका जी स्क्वायर ए स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे एक काम करो, प्लस कर दो b और g का स्क्वायर, तो b स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस कर दो b स्क्वायर जी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो एक जैसी चीज अगर आप प्लस और माइनस करते हो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पता है ना आपको। तो मैंने बी स्क्वायर जी स्क्वायर का प्लस भी कर दिया और बी स्क्वायर जी स्क्वायर का माइनस भी कर दिया। तो अब आप इस वाले टर्म को देखो, u ये जो है इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको देखो बच्चों, ये u स्क्वायर क्या होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू जी, और ये वाला टर्म आप यहाँ पे लिखो प्लस ये बी जी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। फिर बचा क्या क्या, यहाँ पे लिख लो माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म को देखो, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab, तो ये a माइनस बी वाला स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये बच्चों u स्क्वायर माइनस बी जी का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस वाले टर्म है उसको उधर ले जाओ, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाके ये प्लस हो जाएगी, तो जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया बच्चों, है ना। अब इसके बाद u निकालना है हमें, तो u मिनिमम चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लो बच्चों, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस बी जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो बच्चों ये कितना होना चाहिए, ये रूट लग जाएगा यहाँ पर जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लाइड जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, बीच में यहाँ प्लस है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो ये बीजी को उधर ले जाओ और फिर उसका रूट ले लो, तो u की मिनिमम वैल्यू आएगी। देखो u जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बीजी को उधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बीजी प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बी स्क्वायर और इस पूरे का रूट। देखो ये तो आपकी जो रफ्तार होनी चाहिए, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो चाहे वो मिसाइल हो, उसकी रफ्तार इससे ज्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए, तभी वो हिट कर पाएगा। अगर इससे कम रफ्तार है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इससे कम रफ्तार है, ये जो वैल्यू आई है, अगर इससे कम रफ्तार है तो कभी भी हिट नहीं कर पाएगा। ये सारे कैलकुलेशंस मिलिट्री वाले करते हैं बच्चों, है ना, फायर ब्रिगेड वाले पहले से करके रखते हैं। तो यू मिनिमम जो रिक्वायर्ड है जिसपे वो हिट कर सकता है, मिनिमम स्पीड की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर बीजी को जी बी लिख लो चाहो तो ये प्लस रूट ओवर जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर। तो दिस इज अवर रिजल्ट टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है बच्चों, है ना। तो इसको ध्यान से देखें और इस तरीके से इसको निकालना होता है। देखो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो पुराना पहले हमने सवाल किया तो उसमें हमने क्या निकाला, किसी भी कोऑर्डिनेट जो फिक्स है वो मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए कि वो हिट कर पाए, है ना।
तो अगर उससे ज्यादा स्पीड होगी तो वो हिट करेगा ही। लेकिन कई बार क्या होता है कि वैसी ही सिचुएशन है, मान लीजिए यहाँ पर आपका पहाड़ है, अब ये जो है यहाँ पे आपका वही इस तरीके से तोप लगी हुई है या वो लगा है, तो आप इसका एंगल तो रोटेट कर सकते हो। मान लो ये दूरी जो है हाइट की, जिस हाइट पर दुश्मन है वो ए दूरी है ना बच्चों, वैसी बात है। और ये अपना बंकर है जो मैंने पहले ही बोला था आपको। अब क्या है, ये जो तोप है, जैसे इस तोप की हमें मिनिमम वैल्यू फिक्स है, मतलब इस तोप की जो स्पीड है वो फिक्स है बच्चों, है ना। लेट सपोज ये जो तोप है ये मिसाइल फेंक पाती है 100 मीटर पर सेकंड से, उससे ज्यादा रफ्तार नहीं है। अब रफ्तार फिक्स है, आप रफ्तार चेंज नहीं कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखना। तो u फिक्स्ड हो गया, तो u फिक्स्ड हो गया तो आप केवल एंगल ही चेंज कर सकते हो और तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये जब u फिक्स हो गया तो किसी भी एंगल पर एक ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर पाएगी। अच्छा बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट वो वाली मैक्सिमम हाइट नहीं है कि आप uy स्क्वायर अपॉन 2g लगा दो, वो मैक्सिमम हाइट तो r/2 पे होती थी ना यहाँ पे, लेकिन ये बंकर तो फिक्स है ना, ये a दूरी फिक्स है। तो अगर ये a दूरी फिक्स है तो a दूरी पर कुछ ये मैक्सिमम हाइट मार कर सकता है। वो वाला मैक्सिमम हाइट नहीं है जहां पर आप प्रोजेक्टाइल को u स्क्वायर बाई 2g लिख सकते थे, वो गड़बड़ हो जाएगा, वैसा नहीं सोचना है। यानी इसकी एक कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि u फिक्स है तो ये एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट तक ही रीच कर सकता है, चाहे आप एंगल चाहे तो अलग अलग चेंज करें। तो एक मैक्सिमम हाइट अलग अलग एंगल पे मिल सकता है। अगर वो मैक्सिमम हाइट से जो पहाड़ी है बच्चों, पहाड़ी है जो ये मैक्सिमम हाइट मार कर सकता है क्योंकि इसकी स्पीड फिक्स है, तो जिस पहाड़ पर दुश्मन है अगर वो इस मैक्सिमम हाइट से कम ज्यादा दूरी पर है तो इसकी मिसाइल कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, अगर वो जो दुश्मन है उसका जो पहाड़ी पर है अगर उसकी हाइट इस मैक्सिमम हाइट से कम हो गई तो ये मार कर सकता है। फिर हमें एंगल देखना पड़ेगा किस एंगल में मार करेगा, लेकिन इस हाइट तक तो पहुंच सकता है ना, मिसाइल पहुंच सकती है। लेकिन अगर इस मैक्सिमम हाइट से ज्यादा हाइट पे हो गई तो फिर वहां तक मिसाइल नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर मिसाइल को चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको अब ये बोला गया कि अगर u फिक्स्ड है और बंकर की दूरी भी फिक्स है, यहां से ऐसा तो हो नहीं सकता वो आगे या पीछे घूम सकता है, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक मार कर सकता है, एच मैक्स, ये आपको निकालना है बच्चों, है ना। तो यही आपसे बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच मैक्स फॉर फिक्स्ड स्पीड, स्पीड फिक्स्ड है ना बच्चों, फिक्स्ड स्पीड u। तो इसमें बच्चे कई बार वो आंसर देते हैं, मन में सवाल आता है उनका कि वो एच मैक्स वो वाला u स्क्वायर बाई 2g, uy स्क्वायर बाई 2g, तो वो नहीं है बच्चों। यहाँ पे ये एंगल चेंज हो रहा है, ये वैल्यू फिक्स है, ये रेंज का हाफ नहीं है कभी भी। तो इस तरीके से मत सोचिए, है ना, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे फिर आंसर, है ना। ये a फिक्स है ना, इसलिए वो पर्टिकुलर एच मैक्स एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए किसी फिक्स दूरी से ये अलग अलग होगा, है ना, स्पीड के लिए। तो ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा, एच मैक्स होगा, तो हमें ये निकालना है कि कितना एच मैक्स मार कर सकता है। अगर दुश्मन उस एच मैक्स के ऊपर है तो कभी भी आपकी मिसाइल दुश्मन को नहीं मारेगी, और दुश्मन का एच जो हाइट है अगर वो एच मैक्स से कम है तो फिर अपना जो तोप है वो काम कर सकता है और दुश्मन को उड़ा सकता है। तो अब मिसाइल बर्बाद करने की जगह पहले ये निकाल लेते हैं ताकि हम देख पाए कि हमारी तोप काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब तोप दुश्मन को मार सकती है कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें बड़े देखी जाती हैं मिलिट्री में, इंटेलिजेंस में, ये सब बहुत अच्छे से पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसके हिसाब से हथियार जो है वो यूज किए जाते हैं ना। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये बच्चों इसका आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो हम करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट तो हमें निकालना है, लेकिन आप कोई भी कोऑर्डिनेट लो क्योंकि ए तो फिक्स है। तो अगर हम किसी भी हाइट एच की बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एच। मैक्सिमम निकालेंगे, ये हाइट मैक्सिमम कब होगी उसकी कंडीशन निकालेंगे, लेकिन ये जो एच है ये अलग अलग एंगल से वेरी करेगा, मतलब एंगल वेरिएबल है और उसके हिसाब से हाइट वेरी कर रही है। तो एक पर्टिकुलर एंगल जरूर होगा जिस पर ये मैक्सिमम हाइट मिलेगी, है ना।
तो हम सबसे पहले, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, एच और ए फिक्स हो गए हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लगा सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम वही करेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, इसको यहाँ ना सॉल्व करके यहाँ नीचे से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा बच्चों, अगर आप ए और एच को फिक्स कर दोगे तो वही थीटा वाला कर लो, क्योंकि वेरिएबल थीटा है तो थीटा के फॉर्म वाला लिख लेते हैं हम, है ना, जिसमें थीटा में क्वाड्रेटिक बनती थी। तो एच इज इक्वल्स टू, मतलब वो पूरी इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। अब यहाँ पे x की और y की वैल्यू फिक्स कर दो, h इज इक्वल्स टू a टेन थीटा और माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। तो ये हमने निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखो, h की वैल्यू चेंज हो रही है अगर थीटा चेंज हो रहा है, थीटा वेरिएबल है, लेकिन हमें h की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, h की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हाइट, वो a दूरी पे रहते हुए मैक्सिमम हाइट कितना मार कर सकता है। तो मैक्सिमम, अब आप कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन लगाओ मैक्सिमम मिनिमम का, तो हमें हाइट का मैक्सिमम चाहिए और थीटा वेरिएबल है, थीटा के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो हम लिखेंगे बच्चों, फॉर मैक्सिमम हाइट, for maximum height it can hit, for maximum height बच्चों dh बाई डी थीटा। अच्छा यहाँ पे डी थीटा की जगह, क्योंकि डी थीटा से करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है ज्यादा, तो मैं आपको बोलता हूँ आप प्रेफर करो कि टेन थीटा के रेस्पेक्ट में कर लो, क्योंकि वो ज्यादा आसान होगा। तो थीटा वेरिएबल है तो टेन थीटा भी वेरिएबल बच्चों, और टेन थीटा वेरिएबल है तो टेन थीटा के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो, तो आप डी एच बाई डी टेन थीटा करो, डी एच बाई डी टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 कर दो तो आपको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। चलिए निकालते हैं टेन थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। तो आप देखो a इंटू टेन थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टेन थीटा तो 1 होगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पे ये बचेगा a माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, कांस्टेंट है तो बाहर है, 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू टेन थीटा डिफरेंशिएशन। तो अगर टेन थीटा x है तो ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 टेन थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से वापस से a माइनस जी ए स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 टेन थीटा इक्वल टू 0, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो यहां से देखो आपका टेन थीटा जो आएगा, ये आप जी ए स्क्वायर टेन थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये ए को मतलब इसको इधर ले आए तो पॉजिटिव, तो ए बचेगा, ए से मल्टीप्लाई होगा यू स्क्वायर, तो ये ए यू स्क्वायर बचेगा बच्चों, है ना। तो ए और ए एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाई जी ए, या ए जी लिख लो जो लिखना चाहे, मतलब टेन थीटा की वैल्यू जब ये होगी तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स होगी, है ना। तो जब थीटा की वैल्यू ये रखोगे आप, जिसकी रफ्तार फिक्स्ड है, तो ये मैक्सिमम हाइट मार कर सकता है, इससे ज्यादा हाइट वो नहीं मार सकता, है ना। मिसाइल इससे ज्यादा हाइट पे नहीं पहुंच सकती, इस एंगल पे वो मैक्सिमम हाइट पे रीच कर सकता है, इस एंगल पर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी रीच कर सकता है, तो ये जो एंगल है टेन थीटा की वैल्यू, ये आप इस वाली इक्वेशन लगा दो तो एच मैक्स मिल जाएगा, है ना। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा, जब आप थीटा टेन थीटा की वैल्यू यू स्क्वायर बाई ए जी लगाओगे, तो एच मैक्स जो है वो हमें मिलेगा बच्चों, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, देखिए तो ये हो जाएगा a टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू है यू स्क्वायर बाई ए जी, तो यहां से a और a कैंसिल हो गया, माइनस जी ए स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा u की पावर 4 अपॉन ये a स्क्वायर जी स्क्वायर, ये बचा। अब आप एक काम करो, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी माइनस, ये मल्टीप्लाई करोगे तो जी ए स्क्वायर आएगा अपॉन 2u स्क्वायर बचेगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जी ए स्क्वायर अपॉन
2u² मल्टीप्लाइड बाई u⁴ डिवाइड बाई a² g²। तो यहाँ से a² कैंसिल, g² एक g कैंसिल, u² और ये कैंसिल, तो ये u² बचा। तो अपने पास बचा u² बच्चों बाई 2g माइनस ga² बाई 2u² और माइनस u² बाई 2g। देखो तो u² बाई g माइनस u² बाई 2g, तो ये बचेगा u² बाई 2g। तो ये आपका आया बच्चों कितना, u² बाई 2g माइनस ga² डिवाइड बाई 2u²। दिस इज द वैल्यू ऑफ बच्चों एच मैक्स। और चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो। तो एच मैक्स का कई किताबों में ऐसे फॉर्मूला लिखा होता है, एलसीएम लेने के बाद u यहाँ पे 2u²g, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे u² का मल्टीप्लाई होगा, तो u² मल्टीप्लाई बाई u², तो u⁴ माइनस g का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो g² a² डिवाइड बाई नीचे बचेगा 2u²g। तो ये फॉर्मूला भी कई किताबों में या कई बार ऑप्शन में बोला जाता है, तो ये टिक करके आना होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों कि हमने जब वेलोसिटी फिक्स होती है, स्पीड फिक्स होती है, तो किस एंगल पे और मैक्सिमम हाइट वो कितना हिट कर सकता है। जब आपका ए दूरी फिक्स है तब क्या वैल्यू होती है, तो वो आपको मैंने बता दिया। तो इस फॉर्मूले से मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। अगर ये मैक्सिमम हाइट से ज्यादा ऊपर है जो आपका दुश्मन है, तो आप हिट ही नहीं कर पाओगे उसको कभी, और अगर उससे कम दूरी पर है तो हिट कर सकते हो। फिर तो आप डेफिनेटली उस मिसाइल का या उस तोप का जो है यूज ले सकते हैं ना। तो ये सारी कैलकुलेशंस मिलिट्री वाले पहले ही करके रखते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई बार इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपका बच्चों ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे फिर से वही बात है कि एक बंकर है ना अपना, और बंकर में जो है एक इस तरीके से तोप रखी हुई है, और ये तोप ऐसे 180 डिग्री कहीं भी घूम सकती है, पूरा ऐसे 180 डिग्री रोटेट कर सकती है ना। ये सब क्वेश्चन में बताया गया था। अच्छा, इसमें से जो मिसाइल निकलती है, मिसाइल उसकी स्पीड फिक्स है। मिसाइल की स्पीड जो है वो फिक्स है, u आपको बोला गया है, दिया गया है, और उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। मतलब इस तोप से जब भी मिसाइल चलती है तो मिसाइल 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट होती है, ये उसने बता दिया क्वेश्चन। फिर ये बोला गया है कि जो दुश्मन का एरिया है जहां पे ये मिसाइल रखी हुई है, जो टेरिटरी है, उसमें एक एरोप्लेन, एक फाइटर प्लेन एंटर कर रहा है, और वो ग्राउंड से 250 मीटर के ऊपर है। तो कोई भी देश होगा, उसमें अगर दुश्मन देश का फाइटर प्लेन घुसेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको तकलीफ तो होगी। तो जो उसके मिसाइल लगे हुए हैं वो चाहेगा कि उस फाइटर प्लेन को उड़ा दे। तो मान लो कि इस डायरेक्शन में फाइटर प्लेन आ रहा है, इस तरीके से बच्चों, ऐसे ये फाइटर प्लेन है आपका, लेट्स सपोज, और ये फाइटर प्लेन इस डायरेक्शन में आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। फाइटर प्लेन है तो बहुत अच्छी खासी रफ्तार से आता है, और ग्राउंड से 250 मीटर के ऊपर आ रहा है ना। ये सब हमने कैलकुलेशन कर रखी है। तो अब आप ध्यान से देखो, पहला सवाल तो यही उठता है कि ये मिसाइल इसको हिट कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा। तो आप अगर इसको सोचो कि मैं वर्टिकल रखूं तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, अगर आप ये निकालो। पहला सवाल तो यही है, हालांकि मैं सवाल दूसरा पूछा गया था, लेकिन मैं आपसे यही पूछा हूं कि अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई ये हिट कर पाएगा कि नहीं इस प्लेन को, तो हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो आप ऐसा सोचो कि अगर इस तोप का जो मुंह है वो बिल्कुल ऐसे वर्टिकली अपवर्ड होता, और इसकी स्पीड तो हमेशा, ये कितनी स्पीड से मिसाइल को मारता है, 100 मीटर पर सेकंड से, तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जा सकता था। तो एच मैक्स कितना होता है इसका जब ये वर्टिकली इसको करता, तो u² बाई 2g, ये तो बच्चों फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो इसका स्क्वायर हो जाता है 10⁴ बाई 2g इंटू 10। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 10 इंटू, एक तो कैंसिल होगा, तो ये 1000 डिवाइड बाई 2 मतलब 500 मीटर। तो ये 500 मीटर तक मार सकता है। तो ये तो 250 मीटर पे ही है, तो ऑब्वियस सी बात है इस एरोप्लेन को वो मार गिराएगा। अगर सही समय पे चलाया और सही चीजों पे चलाया तो इसको मार सकता है।
अच्छा सिर्फ ये जब ये ऊपर आएगा तभी मार सकता है कि यहाँ पे कहीं पे भी मार सकता है इसको? तो इस पूरी रेंज में कहीं भी मार सकता है, क्योंकि ये 500 तक मीटर कर सकता है, लेकिन जैसे ही इसका एंगल चेंज होगा तो इसकी मैक्सिमम हाइट कम होगी। लेकिन अगर वो 250 से ज्यादा है तो इसको तो मार ही सकता है बच्चों, एरोप्लेन को। तो इस पूरे रीजन में, इस पूरे समय में जब तक ये 250 मीटर तक मार कर सकता है तब तक इस प्लेन को खतरा है। तो आपसे यही पूछा है कि इस प्लेन को कितने टाइम के लिए इस मिसाइल से खतरा है। फाइंड द टाइम फॉर विच फाइटर प्लेन इज इन डेंजर। तो कितने देर तक इस मोशन के दौरान वो खतरे पे है और मिसाइल उसको मार कर सकती है ना। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। फाइंड द टाइम for which fighter plane is in danger। फाइटर प्लेन लिख लेना बच्चों, फाइटर प्लेन इज इन डेंजर, है ना। तो ये सवाल है। तो आई होप आपको पहले तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। कई बार बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, तो सॉल्यूशन तो फिर दूर की बात है ना। तो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन है ये पिछले सवाल से, मतलब आप ऐसा नहीं समझना कि ये क्वेश्चन बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली में पिछले सवाल का कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई दूरी फिक्स है, जैसे मान लो कि ये x दूरी है कोई बच्चों, तो ये x दूरी पे कोई ऐसा एंगल है जिसकी ये मैक्सिमम हाइट हो सकती है। तो आपको पहले ये x दूरी पता करनी चाहिए, ये इस प्लेन को कब तक मार कर सकता है। तो आपको पता है कि जब तक इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 250 मीटर है। भाई फाइट जो मिसाइल है वो किसी x वैल्यू के लिए जब तक वो 250 मीटर रीच कर सकता है, ऊपर मैक्सिमम हाइट, जब तक उसकी हाइट जो है वो 250 मीटर से ज्यादा है, मैक्सिमम हाइट 250 मीटर से ज्यादा है या 250 मीटर के बराबर है, जब उसको किसी भी x दूरी पर आप ले जाओगे तब तक इस एरोप्लेन को मार कर सकता है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। तो अब मैं ये देख लूं कि एरोप्लेन किस पॉइंट पे इंटर हुआ है, उसकी x की ये वैल्यू क्या हो कि उसकी मैक्सिमम हाइट एग्जैक्टली 250 हो, तब तक उस पॉइंट तक मार कर सकता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर वैल्यू होगी x की तो वो किसी भी एंगल पे 250 मीटर कवर नहीं कर पाएगा। तो इस एरोप्लेन को कोई खतरा नहीं है। खतरा ये है जब इस मिसाइल की मैक्सिमम जो हाइट है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, किसी पर्टिकुलर दूरी पर वो 250 मीटर हो, क्योंकि उसके बाद तो 250 मीटर से ज्यादा इसकी रेंज है, तो एरोप्लेन पक्का मरेगा। तो ये दोनों साइड वैलिड है, एक्स इस साइड भी और एक्स इस साइड भी, क्योंकि ये तो 180 डिग्री रोटेट कर सकता है ना बच्चों। तो मैं ये एक्स निकाल लूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितने दूरी है जहां पे प्लेन एंटर करता है, तो इसकी मैक्सिमम हाइट 250 मीटर है, तो इसको मार कर सकता है, उसके बाद तो मार ही सकता है। और वो अपोजिट डायरेक्शन में भी उतनी दूरी तक मार सकता है उसको, और उससे पहले और उसके बाद में जो प्लेन है बच्चों वो डेंजर से बाहर है, तो इतने रेंज में डेंजर है। तो ये एक्स निकालना जरूरी है। अब एक्स पर मैक्सिमम हाइट 250 होनी चाहिए, तो एक्स पर मैक्सिमम हाइट का हमें फॉर्मूला चाहिए। अब ये फॉर्मूला पिछले सवाल से आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में पिछले वाला क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है ऑटोमेटिकली, इसलिए मैंने आपको पहले वो सवाल कराया। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन वाकई में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पहले वो भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तब ये सवाल कर पाएंगे। अब काफी सारे बच्चे तो पहले वाला ही नहीं जानते होते, तो ये सवाल तो उनको समझ से ही बाहर हो जाता है ना। तो खैर मैं आपको बताता हूं, अभी हमने देखा कि किसी भी ए दूरी पर मैक्सिमम हाइट होता था बच्चों यू स्क्वायर, यू की पावर 4 माइनस जी इंटू एक्स, ए स्क्वायर आता था बच्चों, जी स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन ए की जगह यहाँ पे हम एक्स बोल रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम हाइट 250 चाहिए ना, तो ये तो कोई वैल्यू एक्स होगा, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स निकालना है, तो ए को हम एक्स मान के चल रहे हैं। किसी भी एक्स दूरी पे जो ये मैक्सिमम हाइट कवर कर सकता है वो क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो क्या था हमारा फॉर्मूला, 2u स्क्वायर, अभी देखा है हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 स्क्वायर बाई जी। तो ये हमारा फॉर्मूला आया था। अब आप सोचो कि इस एरोप्लेन को खतरा कब चालू होता है, जब ये x की वैल्यू ऐसी हो कि इसकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 250 से ज्यादा है या 250 है, तो ये टकरा जाएगा इससे, एरोप्लेन से। लेकिन अगर x की वैल्यू ऐसी हो जाए कि ये 250 से कम हो जाए तो फिर एरोप्लेन को कोई खतरा नहीं। लेकिन हमें खतरे वाला पोर्शन पूछ रहा है, तो खतरा कब से चालू होता है, जब एच मैक्स जो हो बच्चों,
एच मैक्स है ना, जो मिसाइल का एच मैक्स है वो किसी भी एक्स दूरी से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 250 मीटर होगा तो एरोप्लेन खतरे में होगा, देन एरोप्लेन इज इन डेंजर। ये आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों। तो हम यहाँ पे एच मैक्स का फॉर्मूला लगाएं तो u की पावर 4 माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर इंटू जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 मीटर। ये आ गया बच्चों है ना। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करो जरा, तो यहाँ पे u की वैल्यू है 10 रेस टू पावर 2 और 10 रेस टू पावर 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 10 रेस टू पावर 8 माइनस जी स्क्वायर, तो ये 10 की पावर 2, एक्स तो निकालना ही है तो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा है ना बच्चों। और उसके बाद आपका जो 2u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर मतलब 10 रेस टू पावर 2 का स्क्वायर मतलब 10 रेस टू पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाई जी और इक्वल्स टू 250 मीटर। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप यहां से 100 कॉमन ले लें तो 100 कॉमन लोगे तो ये 10 रेस टू पावर 2 कट जाएगा, 10 रेस टू पावर 8 से ये 10 रेस टू पावर 6 बन जाएगा और यहाँ पे अगर आप काटोगे तो ये 2.5 बन जाएगा है ना, 100 से डिवाइड करोगे निकाल कर तो ये हो जाएगा। और ये 10 की पावर 4 है 5 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो वहां पे, तो ये बचा कितना बच्चों 10 रेस टू पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू चल रहा है और 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2.5 5 इंटू 10 रेस टू पावर 5 है ना बच्चों। आई होप क्लियर है। अब इसको आप इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ, तो x को उधर ले जाओगे तो x के सामने साइन लगेगा स्मॉलर देन इक्वल्स टू है ना, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ x को उधर ले जाओ तो ये लिख सकते हो 10 इंटू 10 रेस टू पावर 5, ये इधर लाओगे तो ये माइनस 5 इंटू 10 रेस टू पावर 5 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू x को उधर ले जाओगे तो x स्क्वायर ये हो गया। तो ये बच्चों कितना बचेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं अब x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू है ना, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू आ गया बच्चों। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 है ना, 10 रेस टू पावर 5 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये 10 रेस टू पावर ये 10 माइनस 5 तो 5 बचेगा, तो 5 इंटू 10 रेस टू पावर 5 ये आपका आया। तो x की वैल्यू जो आई जहां तक ये मार कर सकता है और उसके बाद उससे रेंज से बाहर हो गया तो नहीं मार पाएगा, तो ये x की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बच्चों। तो स्क्वायर रूट लो जरा, देखो कितना आंसर आता है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू रूट ओवर 5 इंटू, तो इसको ऐसे लिख लो 50 इंटू 10 रेस टू पावर 4 है ना, ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेस टू पावर 5 को 50 इंटू 10 रेस टू पावर 4 लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसमें से ये 10 का पावर 4 जो है बाहर आएगा तो 10 रेस टू पावर 2 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा बच्चों है ना। और अगर ये 100 हो जाएगा तो इसमें 25 इंटू 2 कर सकते हो तो रूट 2 बचेगा यहाँ पर। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो x लेस देन मस्ट बी 100 इंटू 5, तो 500 रूट 2 मीटर। देखो ये आंसर आया। यानी सोचो ये जो मिसाइल है ये प्लेन को कब तक मार सकता है, उसकी मैक्सिमम हाइट 250 से ज्यादा या 250 के बराबर कब तक हो सकती है, जब तक इस x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाए 5 रूट 2 मीटर्स। तो ये 500 रूट 2 मीटर से लेकर, अच्छा इधर भी और इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी 500 रूट 2 मार सकता है ना, क्योंकि ये तो 180 डिग्री रोटेट कर सकता है। तो यहां से लेकर इसकी मैक्सिमम हाइट 250 हो सकती है, और तो ये प्लेन जो है वो यहां से लेकर इतने रीजन तक जब ट्रेवल कर रहा है तो वो खतरे में है, यहाँ पे कहीं पे भी उसको मारा जा सकता है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों 500 रूट 2 500 रूट 2 दोनों साइड, तो ये हो गई 1000 रूट 2। यानी जो एरोप्लेन है इट इज डेंजर इन द लेंथ ऑफ 1000 रूट 2 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि फाइटर प्लेन is in danger in length 1000 रूट 2 मीटर। अच्छा इतनी लेंथ में डेंजर है तो टाइम निकाल सकते हो, प्लेन कितनी रफ्तार से चल रहा है बच्चों 500 मीटर पर सेकंड से, ये 1000 है ना 500 मीटर पर सेकंड से। तो टाइम in which fighter plane is in danger
इट इज इक्वल्स टू लेंथ इन विच इट इज डेंजर, मतलब 100√2 मीटर अपॉन वेलोसिटी, जितने वेलोसिटी से प्लेन जा रहा है उतने ही देर में तो उसको टाइम लगेगा क्रॉस करने में, और उतने ही समय पर ये डेंजर पे भी है। तो 500 मीटर पर सेकेंड, तो जो टाइम आया जिसमें डेंजर में एरोप्लेन, तो वो हो गया √2 सेकेंड्स। तो आप ऐसा मत समझो कि ये सवाल छोटा है, बच्चों को ये पता नहीं होता है, ये भी आपको इसमें करना पड़ेगा अगर आपको ये नहीं पता है, तो ये सवाल फिर बहुत लेंदी हो जाता है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस ऐसे टाइप के सवालों को कैसे किया जाता है। अब हालांकि ये सब इंटेलिजेंस पर्पस होते हैं, मिलिट्री पर्पस में होते हैं, इससे बहुत ज्यादा होता है प्रोजेक्टाइल, उसमें तो पूरा ब्रांच ही होती है, इसको पढ़ाया जाता है ना। खैर, लेकिन मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बता दिए हैं, बाकी इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं बच्चों, है ना। मतलब इसको बहुत पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इसमें रियलिटी में इतनी रफ्तार में जी भी वेरी करता है, वो बाद में ग्रेविटेशन में आपको पता करेगा, तो उसका भी वेरिएशन लेना पड़ेगा, एयर ड्रैग भी आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन जो होती है इससे बहुत अलग हो जाती है फिर, है ना। तो उनकी भी बहुत कैलकुलेशंस की जाती हैं, और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि जीपीएस के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन पर हिट कर सकते हैं हम, है ना। तो खैर वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये बेसिक सवाल है जो प्रोजेक्टाइल से पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मैं इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, सिर्फ हिंट देता जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरीके से एक सवाल पूछा गया कि भाई यहाँ पर एक ऐसे बिल्डिंग है और किसी फाइटर प्लेन को इस बिल्डिंग को बच्चों गिराना है, तो वो कुछ स्पीड v से आ रहा है, तो मिसाइल छोड़ेगा, तो मिसाइल ऐसा थोड़ी ना छोड़ेगा कि जब इसके ऊपर ही आ जाए तब मिसाइल छोड़े तो ये नीचे गिरेगा, ड्रॉप होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है जब मिसाइल छोड़ी जाती है या कोई भी पार्टिकल मूविंग ऑब्जेक्ट से, याद करो 1D में मैंने बताया था, ये कोई भी पार्टिकल मूविंग ऑब्जेक्ट से जब छूटता है तो वो एक्वायर करता है किसकी वेलोसिटी, फ्रेम की। तो ये प्लेन की वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिस वेलोसिटी से प्लेन आया है उस समय जब उस प्लेन से मिसाइल छोड़ी गई है, ड्रॉप की गई है, तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, तो वो प्रोजेक्टाइल करते हुए आएगा। तो आपसे ये पूछ लेते हैं, ये हाइट बता देते हैं, इसकी वेलोसिटी बता देंगे, आपसे ये बोलेगा कि वो कितनी डिस्टेंस से मार किया, कितनी डिस्टेंस पे मिसाइल को छोड़ा जाए ताकि इस बिल्डिंग को हिट करे, तो ये डिस्टेंस निकालनी होती है। तो आप निकाल सकते हो, आप वेलोसिटी जानते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, ये रेंज निकाल लो, ये रेंज ही तो है जब वो उसको हिट करेगा। तो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। तो हमेशा याद रखना, जिस मूविंग फ्रेम से पार्टिकल छूटता है, तो अगर एरोप्लेन से छूटा तो एरोप्लेन की वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेगा, ये बात आपको ध्यान देने वाली है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है, और फिर इसको तरीके के सवाल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया है पहले ही, है ना। या फिर आपको इस टाइप सा क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार ऐसे बोलते हैं कि क्रिकेट मैच चल रहा है, तो यहाँ पे बैट्समैन है, तो उसने बॉल को हिट किया, तो बॉल की वेलोसिटी आपको दे दिया, बॉल को जब हिट किया तो उसका एंगल हुआ, तो ये बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल लेते हुए जाएगा। तो फिर बोला जा रहा है कि एक जो फील्डर है वो लेट्स सपोज कितने मीटर दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है, तो जब ये प्रोजेक्टाइल गिर रहा है तो बताओ इसको कितनी मिनिमम रफ्तार से भागना चाहिए ताकि ये यहाँ पे पहुंच जाए। तो आपको पहले रेंज निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये पता चलेगा कि 100 माइनस रेंज करोगे तो उसको कितनी दूरी भागना है इस बॉल को कैच करने के लिए, फिर आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, उतने टाइम में क्या इसको यहाँ पहुंच जाना चाहिए, बिल्कुल, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 100 माइनस आर डिस्टेंस कवर करना अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आपको स्पीड पता चल जाएगी कि फील्डर को किस स्पीड से भागना चाहिए ताकि वो बॉल को कैच कर ले। ऐसे ही आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना, कि h हाइट है पार्टिकल का, यहाँ पे एक आदमी है उसने पार्टिकल को ड्रॉप किया, इससे 50 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आदमी है वो इस बॉल को कैच करना चाहता है, तो वो कितनी रफ्तार से भागे कि इसको ये कैच कर ले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो भाई, और ये डिस्टेंस है ही, तो इतने ही टाइम में, जितने टाइम में वो नीचे गिरेगा उतने टाइम में इस आदमी को यहाँ पहुंच जाना चाहिए, तभी तो वो उसको क्या कर पाएगा बच्चों, कैच कर पाएगा। तो आप 50 अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, किस वेलोसिटी से भागना चाहिए। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पहुंचेगा उतनी ही टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉल भी पहुंचेगी, तो उस समय पर पहुंच गया तो कैच कर लेगा, नहीं तो कैच नहीं कर पाएगा। तो ये सब कभी कभी क्या होता है कि स्पीड दे देगा, बोलेगा कि बताओ बॉल कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको स्पीड दे दी जाए और इस टाइम पे वो इतनी डिस्टेंस कवर कर सकता है तो वो कैच कर पाएगा, अगर टाइम में वो कवर कर ही नहीं पा रहा है, इससे कम डिस्टेंस में कवर कर पा रहा है, तो फिर वो कैच नहीं कर पाएगा। जैसे खूब सवाल पूछे जाते हैं, कोई कमी नहीं है सवालों की, है ना बच्चों।
तो डाटा दिया जाएगा आपको, बेसिकली फॉर्मूला कॉन्सेप्ट मैंने सारे सिखा दिए हैं। अब आपको दिमाग लगाना आना चाहिए, अपने दिमाग का प्रयोग करना आना चाहिए। अगर आप अपने माइंड का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करा दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, तो इनको बच्चों इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, और काफी कुछ आप नई चीजें सीखेंगे।